नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पुलिस विभाग एक पवित्र विभाग है, सेवानिवृत्त पीएसआई घनश्याम ने कहा। महानायक रक्षण वेदी की बीदर जिला इकाई द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 134वीं जयंती का पोस्टर रिलीज। उत्तर दक्षिण पर हावी है वाली बातें बेबुनियादी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। सोना तस्करी मामला, कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद में किया वक्फ बिल का विरोध, बताया असंवैधानिक। वक्फ बिल पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष ने जताई आपत्ति, बोले जबरन संसद में लाया गया है ये। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सेवानिवृत्त पीएसआई घनश्याम ने कहा कि पुलिस विभाग एक पवित्र विभाग है और विभाग में सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने सहकर्मियों का सम्मान करना चाहिए। वह बुधवार को शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित पुलिस झंडा दिवस समारोह में परेड की सलामी लेने के बाद बोल रहे थे। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को अपने कर्तव्यों के अलावा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी समय देना चाहिए। विभाग में हाल ही में काफी बदलाव हुए हैं। इससे पहले केवल पीएसआई के पास ही वॉकी टॉकी थे और वे ही सारी जानकारी उपलब्ध कराते थे। उनके साइकिल पर बिट ड्यूटी करने की अपेक्षा की जाती, लेकिन अब जब व्यवस्था बदल गई है तो वे अपनी सेवा के दिनों पर विलाप कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को नजदीकी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने बताया कि पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें गेस्ट हाउस, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट मैदान, स्वास्थ्य कार्ड, पुलिस लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूल कॉलेजों में उच्च अंक लाने वाले पुलिस कर्मियों के बच्चों को पुरस्कार वितरण, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त चंद्रकांत पुजारी, बीदर डीएसपी शिवनगौड़ पाटिल, भालकी डीएसपी शिवानंद पौड़ा शेट्टी, बसु कल्याण सीपीआई अली साहब, जिले के सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारी, साथ ही गणमान्य व्यक्ति व शहर की जनता उपस्थित रही। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಿವೃತ್ತ ಪಿಎಸ್ಐ ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವೆನು। ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ। ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು। ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್ಪಿ ಸಾಹೇಬರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಚಿರುಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 7/8/1989 ರಂದು ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್ಪಿ ಸಾಹೇಬರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ MK ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ IPS ಸಾಹೇಬರಾಗಿದ್ದರು। ಆವಾಗ ಕಂಡಂತ ಇಲಾಖೆ ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭರ್ತಿಯಾದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ PSI ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು। ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು। ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಿತ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ। ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬೀಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ 3 ದಿವಸ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ। ಮತ್ತು ನಾನು 1989ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ನೂತನ ನಗರ ಠಾಣೆ, ಸಿಡುಗುಪ್ಪ ಠಾಣೆ, ಹಳ್ಳಿಕೇಡ್ ಬಿ ಠಾಣೆ, ಧನ್ನೂರ ಠಾಣೆ, ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಠಾಣೆ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಠಾಣೆ, ಕಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗಾಂವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ SC ಇಂದ PSI ವರೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆ। ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವಿತರಣೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಜಿಮ್, ಪೊಲೀಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। SSLC PUC ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಪೊಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ RO ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ
ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ನೂತನವಾದ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳವರಿಗೆ ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. जय हिंद, जय कर्नाटक। महानायक रक्षणा वेदिके बीदर जिला इकाई द्वारा डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की 134वीं जयंती का पोस्टर रिलीज। बीदर में आज महानायक रक्षणा वेदिके बीदर जिला इकाई द्वारा डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की 134वीं जयंती का पोस्टर बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष और एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने इकाई के अध्यक्ष गोपाल डोड्डी और पदाधिकारियों की मौजूदगी में रिलीज किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के बीदर दक्षिण के अध्यक्ष इमरान खान, राहुल अमलापुरे, प्रहलाद बलचापुरे सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर नेताओं ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। जय भीम, नमो बुद्धाय। महानायक रक्षणा ವೇದಿಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ, ಬೋಧಿಸತ್ವ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ಊಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ 12ನೇ ತಾರೀಕು ನಗರದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ NSUIನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜಕರು, ತೆಲಂಗಾಣ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ನ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ MD ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರಿಗೆ ನಾವು ಇಂದು ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಬರ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಬೀದರ್ ಜನತೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। ऐसे समय में जब भाषा के मुद्दे पर दक्षिण भारत पर उत्तर भारत के कथित वर्चस्व को लेकर बहस चल रही है, कुछ लोग इसे हिंदी थोपना कहते हैं और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन से दक्षिण भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक एकीकृत भूमिका निभाने का विकल्प चुना और कहा कि दक्षिण ने कई अवसरों पर आध्यात्मिक मोर्चे पर उत्तर का मार्गदर्शन किया है। सिद्धगंगा मठ के श्री शिव कुमार स्वामी जी की 118वीं जयंती पर उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर कई मोर्चों पर दक्षिणी पर हावी है। यह पूरी तरह से गलत है। कर्नाटक ने कई बार धर्म के क्षेत्र में उत्तर को एक नई दिशा दी है। इसका एक उदाहरण काशी के आचार्य मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच का शास्त्रार्थ है, जो भारतीय संस्कृति में सबसे प्रसिद्ध शास्त्र अर्थ है। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हराया, जो बाद में शंकराचार्य के शिष्य बन गए। यह एक लोकप्रिय धारणा है कि वे कर्नाटक आए और श्रृंगेरी में आचार्य सुरेशाचार्य के रूप में शंकराचार्य बन गए। सत्र न्यायाधीश द्वारा उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद कन्नड़ अभिनेत्री और सोना तस्करी मामले की आरोपी रान्या राव ने जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई किए जाने की उम्मीद है। रान्या राव की तीसरी जमानत याचिका 27 मार्च को एक अदालत ने खारिज कर दी थी। अदालत ने जमानत से इनकार करने का कारण उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता बताया था। 14 मार्च को आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रान्या राव डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। कर्नाटक सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता को अपनी सौतेली बेटी की कथित सोना तस्करी गतिविधि में रामचंद्र राव की भूमिका की जांच करने के लिए नियुक्त किया है। रामचंद्र राव वर्तमान में कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और बुनियादी ढांचा विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। अधिकारियों ने 3 मार्च को पुष्टि की कि रान्या राव को दुबई से 12 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 14.8 किलोग्राम सोने की तस्करी करने के प्रयास में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ओला, उबर और रैपिडो को बाइक टैक्सियों के एग्रीगेटर के रूप में अपना सभी परिचालन बंद करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। 6 सप्ताह के बाद राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की अनुमति दी गई कि सभी बाइक टैक्स संचालन बंद कर दिए जाए। न्यायमूर्ति बीएम श्याम प्रसाद ने बुधवार को उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य द्वारा 2022 में दायर याचिकाओं के एक बैच का निपटारा करते हुए यह आदेश सुनाया, जिसमें राज्य सरकार को मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करने के लिए 2022 में प्रस्तुत उनके आवेदनों पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 93 और उसके तहत नियमों के तहत प्रासंगिक दिशा निर्देशों को अधिसूचित नहीं करती, तब तक याचिकाकर्ता बाइक टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाली एग्रीगेटर्स के रूप में काम नहीं कर सकते और कर्नाटक राज्य के परिवहन विभाग को मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करने के निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। जब अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया तो ओला, उबर और रैपिडो इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर बाइक टैक्सियों का संचालन कर रहे हैं, तो अदालत ने स्पष्ट किया है कि उन्हें आज से संचालन करने के लिए 6 सप्ताह की अनुमति दी गई है और उन्हें 6 सप्ताह के भीतर बाइक टैक्सियों के समूह के रूप में अपना संचालन बंद करना होगा और राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी बाइक टैक्सी संचालकों को 6 सप्ताह के बाद बंद कर देना होगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। वक्फ बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सरकार के नेताओं के बीच जोरदार बहस देखने को मिल रही है। जैसे ही बिल को लोकसभा में पेश किया गया, वैसे ही विपक्ष आपत्ति जताने लग गए, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उछकर कहा कि कांग्रेस की कमोटियां बस ठप्पा लगाती है
थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिए इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसीलिए इसमें एक नए संशोधन की जरूरत पड़ी। किरेन रिजिजू ने सदन में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने उन मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जो वक्फ विधेयक का हिस्सा नहीं है। मंत्री ने विधेयक को लेकर विपक्ष दलों की ओर से जताई जा रही चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि सरकार किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर सदन में बोलते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि सरकार यह बिल लाकर गलत कदम उठा रही है। यह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ठीक नहीं है। सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए। टीएमसी वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध करती है। बनर्जी ने कहा कि वक्फ की संपत्ति मुस्लिमों के लिए बैकबोन है। वक्फ संशोधन बिल के जरिए बदलाव इस्लामिक परंपराओं और संस्कृतियों को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिमों के अधिकारों को छीनने का प्रयास है जो असंवैधानिक है। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि संसद में पेश किया गया वक्फ के संबंधित यह बिल असंवैधानिक है और मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार अपनी संख्यात्मक बहुमत के बल पर इसे पारित कराने की कोशिश कर रही है। यह रवैया बहुसंख्याकवादी मानसिकता, मेजोरिटियन अप्रोच पर आधारित है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस बिल को जबरन संसद में लाया गया है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनना है, जो किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। जिस तरह से यह बिल तैयार किया गया है, जिस मंशा से रवैया के साथ इसे पेश किया जा रहा है, इस मुसलमानों के खिलाफ एक नकारात्मक रुख को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि पुराने कानून में सुधार की जरूरत थी, लेकिन इसके बजाय सरकार ने ऐसे संशोधन पेश किए हैं समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें और जटिल बना रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के रूप में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह बिल पूरी तरह अस्वीकार्य है और हम इसे पूरी तरह खारिज करते हैं। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम हर संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। बता दें कि आज लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा की जा रही है। मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल की आज 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की समय सीमा आज पूरी हो गई है, जिसके चलते चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दोनों को पेश किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर दोनों को मेरठ न्यायालय में आज नहीं लाया गया, अपितु दोनों को मेरठ जिला कारागार से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज के सामने पेश किया गया। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में हुई, जहां से कोर्ट ने इन दोनों की जुडिशियल कस्टडी को और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया। अब दोनों की अगली पेशी 15 अप्रैल को होगी। जेल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर वीरेश राज ने मीडिया को बताया कि मुस्कान और साहिल दोनों पेशी के समय आमने सामने आए। ऐसे में करीब 2 हफ्ते बाद सौरभ के कातिल के एक दूसरे से मिले। उन्होंने एक दूसरे को देखा और भावुक हो गए, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। मुस्कान और साहिल जेल की अलग अलग बैरक में रखे गए हैं। दोनों लगातार जेल प्रशासन से पास की बैरक में रहने की मांग कर रहे हैं। साथ ही दोनों ने एक बार मिलकर बात करने की गुजारिश भी जेल प्रशासन से की। मुस्कान जेल में सिलाई सीख रही है, जबकि साहिल खेती का काम कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को चर्चा और उसे पारित कराने के लिए लोकसभा में बुधवार को पेश किए जाने से पहले दिल्ली पुलिस ने कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ न पाए। पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि कई संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने रात्रि गश्त बढ़ा दी है और अतिरिक्त तैनाती की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि सभी पुलिस उपायुक्तों, डीसीपी को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि डीसीपी ने अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले योजना बना ली है। अधिकारी ने कहा किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं सरकार की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक लाए जाने से एक दिन पहले कांग्रेस ने मंगलवार को पार्टी के सभी लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर अगले 3 दिनों तक सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने 3 पंक्ति का व्हिप तब जारी किया जब सरकार ने स्पष्ट किया कि विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को चर्चा और पारित कराने के लिए लोकसभा में लाया जाए। झारखंड के साहिबगंज जिले में मंगलवार को भीषण रेल हादसा देखने को मिला था। यहां सुबह तड़के 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोको पायलटों की मौत हो गई। दरअसल एक खाली मालगाड़ी को कोयले से लदी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। इस कारण मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई। अब इस हादसे से जुड़ी एक दर्दनाक बात सामने आई है। दरअसल साहिबगंज रेल हादसे में जिन लोको पायलटों की मौत हुई है, उनमें से एक सोमवार को रिटायर होने वाले थे। झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों के बीच टक्कर में लोको पायलट गंगेश्वर मल की मौत हो गई। वह 1 अप्रैल को ही नौकरी से रिटायर होने वाले थे। सेवा में रहने के दौरान उनकी अंतिम यात्रा थी। जानकारी के मुताबिक लोको पायलट के पूरे परिवार ने रिटायरमेंट के दिन साथ में रात्रि भोजन करने की प्लानिंग की थी और हालांकि अब उनके पास केवल यादें और आंसू हैं। मृतक लोको पायलट गंगेश्वर मल का परिवार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जियागंज में रहता है। परिवार के मुताबिक लोको पायलट के
काम से लौटने के बाद रात का खाना साथ में खाने का वादा किया था। लोको पायलट की बेटी ने बताया कि 1 अप्रैल उनके पिता का आखिरी कार्य दिवस था। उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ अच्छा समय बिताने की योजना बनाई थी। हमने सुना कि बाबा पिता वापसी में सिग्नल पॉइंट पर इंतजार कर रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य मालगाड़ी के इंजन ने उनके इंजन को सामने से टक्कर मार दी। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हमास के साथ युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद गाजा में बमों और मिसाइलों से कहर मचाने के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने के उद्देश्य से ग्राउंड मिलिट्री अभियान शुरू कर दिया है। इजरायल सेना का यह कदम मध्य पूर्व में तनाव को और अधिक भड़का सकता है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान का विस्तार करने का ऐलान किया। इसके बाद कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके गाजा के घायल सीने पर बर्बादी के इजरायली टैंकर फिर से दौड़ने शुरू हो गए। इसी बीच इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काज ने बुधवार को एक बयान में गाजा में बड़ा मिलिट्री अभियान शुरू करने की यह जानकारी दी। काज ने एक लिखित बयान में कहा कि इजरायली फिलिस्तीनी क्षेत्र में आतंकवादियों और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को कुचलने और क्षेत्र को साफ करने के लिए अपने सैन्य अभियान का विस्तार कर रहा है। इसका उद्देश्य गाजा पट्टी के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करना है, जिन्हें इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों में जोड़ा जाए। चीनी सेना ने मंगलवार को ताइवान के आसपास के जल क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता शी यी के अनुसार इस सैन्य अभ्यास में नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बल शामिल थे और इसका मकसद ताइवान की स्वतंत्रता को गंभीर चेतावनी देना था। अब चीन के सैन्य अभ्यास को लेकर ताइवान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, चीन की जबरदस्त सैन्य उकसावेबाजी न केवल ताइवान जलडमरू मध्य में शांति के लिए खतरा है, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को कमजोर करती है। हम चीन के आक्रामक व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। ताइवानी रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्यवाही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के विनाश का कारण बन सकती है। कू ने कहा कि ताइवान ने इस तरह के अभ्यासों की निगरानी के लिए एक केंद्रीय समूह स्थापित किया। ताइवान चीन की हरकत पर बारीक नजर रख रहा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुलिस विभाग एक पवित्र विभाग है, सेवानिवृत्त पीएसआई घनश्याम ने कहा। महानायक रक्षणा वेदी की बीदर जिला इकाई द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती का पोस्टर रिलीज। उत्तर दक्षिण पर हावी है वाली बातें बेबुनियादी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। सोना तस्करी मामला, कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद में किया वक्फ बिल का विरोध, बताया असंवैधानिक। वक्फ बिल पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताई आपत्ति, बोले जबरन संसद में लाया गया है ये। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।